तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। कैसे एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के शिकंजे में आ गई। देखिए, ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर की, कंट्रोल की और भारत में एक नए शासन की नींव कैसे रखी गई उसकी। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक प्राइवेट कंपनी सरकार कैसे बन जाती है ना सोचने वाली बात। बस यही वो टेंशन थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में एक बहुत ही अजीब, एक यूनिक सिचुएशन में खड़ा कर दिया और इसी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट की नजरें आखिरकार उन पर आ टिकीं। देखिए, मामला सिर्फ मसालों और कपड़ों के ट्रेड तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी तो इससे बहुत आगे निकल चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी शुरू कर दिए थे। सोचिए, उनकी अपनी आर्मी थी, वो टैक्स वसूलते थे, यहां तक कि अदालतें भी लगाते थे। यही वो बेहिसाब पावर थी जिसने लंदन में बैठे लोगों के कान खड़े कर दिए। तो 1770s आते आते एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैरने लगा कि आखिर असली बॉस है कौन? क्या एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर ब्रिटिश क्राउन? बस इसी सवाल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को मजबूर कर दिया कि वो बीच में आए और कंपनी के मामलों पर अपना कंट्रोल जमाए। और यहीं से एंट्री होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। ये ब्रिटिश सरकार का पहला, सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। इस एक एक्ट ने भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी और इसने सच में सब कुछ बदल के रख दिया। तो इस एक्ट में था क्या? इसने कंट्रोल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल। इसके बाद बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अंडर ले आया गया, यानी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया। फिर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और हाँ, करप्शन रोकने के लिए कंपनी के लोगों को प्राइवेट ट्रेड करने और रिश्वत लेने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। आखिर में यह भी कंपलसरी कर दिया गया कि कंपनी को अपनी सारी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेजनी ही होगी। और इस नए सिस्टम के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट थी जो बता रही थी कि अब पावर का बैलेंस बदल रहा है। ये पावर का एक जबरदस्त शिफ्ट था। आप देखिए, 1773 से पहले क्या था? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट थीं, अपने अपने हिसाब से काम करती थीं। लेकिन इस एक्ट के बाद बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे कर दिया गया। बस यहीं से पावर के सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। अब देखिए, जैसा हर नए कानून के साथ होता है, 1773 के एक्ट में भी कुछ कमियां थीं, कुछ प्रॉब्लम्स थीं। तो इनको ठीक करने के लिए 1781 में एक और कानून लाया गया। इसका एक और नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आप इसे एक तरह का सॉफ्टवेयर पैच समझ सकते हैं, जिसे पहले वाले एक्ट की दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाया गया था। तो इस सुधार में क्या क्या किया गया? सबसे जरूरी बात, गवर्नर जनरल और कंपनी के ऑफिशियल्स को उनके ऑफिशियल कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। मतलब वो जो काम कर रहे हैं उस पर कोर्ट सवाल नहीं कर सकता। रेवेन्यू के मामले भी कोर्ट के दायरे से हटा दिए गए। असल में इससे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच जो पावर की लड़ाई थी वो सुलझ गई और अपीलों को भी प्रोविंशियल कोर्ट से हटाकर सीधे गवर्नर जनरल के पास भेज दिया गया। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये वो पल था, वो असली गेम चेंजर था, जब ब्रिटिश सरकार सिर्फ नियम बनाने से आगे निकल गई और कंपनी पर अपना पूरा सुप्रीम कंट्रोल जमा लिया। इस एक्ट ने एक बहुत ही अनोखा सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं डबल गवर्नमेंट। हुआ ये कि कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसे कहा गया कि आप सिर्फ कमर्शियल मामले देखो, यानी व्यापार, और पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू के मामलों को संभालने के लिए एक नई बॉडी बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड सीधा ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था। मतलब कंपनी के अब दो बॉस थे और असली पावर सरकार वाले बॉस के हाथ में थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा, बहुत ही सिग्निफिकेंट बदलाव हुआ। पहली बार कंपनी के जो इलाके भारत में थे उन्हें ऑफिशियली कहा गया द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश संपत्ति। सुनने में यह शायद छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन यह एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट का इशारा था। अब यह किसी कंपनी की टेरिटरी नहीं थी, यह ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। तो अगर हम इसे समराइज करें तो ये एक्ट एक टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि दो बड़ी बातें हुई। पहली, इसने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल कामों को बिल्कुल साफ साफ अलग कर दिया, और दूसरी, इसने भारत में कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्रिटिश सरकार को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया। गेम पूरी तरह से बदल चुका था।
लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये शिकंजा अभी और कसने वाला था। 1786 का जो एक्ट आया वो इस फेज का आखिरी कदम था, और इसका मकसद था पावर को एक ही इंसान के हाथों में और भी ज्यादा कंसंट्रेट करना। ये कानून असल में एक खास शख्स के लिए लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बंगाल के अगले गवर्नर जनरल बनने वाले थे। उन्होंने ये पोस्ट लेने से पहले 2 शर्तें रखीं। पहली शर्त, मुझे पावर दो कि मैं खास मामलों में अपनी काउंसिल के फैसले को ओवरराइड कर सकूं, यानी पलट सकूं। और दूसरी शर्त, कमांडर इन चीफ का पद भी मुझे ही चाहिए। और हुआ क्या? उनकी दोनों मांगें मान ली गईं। तो चलिए इन 13 सालों के सफर को फटाफट से रिकैप करते हैं। 1773 में रेगुलेशन से पहला कदम उठाया गया। 1781 में सिस्टम की कमियों को ठीक किया गया। 1784 ये था टर्निंग पॉइंट जब ब्रिटिश सरकार ने सुप्रीम कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और आखिर में 1786 में गवर्नर जनरल को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से और कितने सिस्टमैटिक तरीके से कंट्रोल बढ़ाया गया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब एक सरकार को किसी बिजनेस के ऊपर खड़ा किया जाता है तो वो सरकार असल में किसे सर्व करती है? कंपनी के शेयर होल्डर्स को, या उन लोगों को जिन पर वो राज कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया जाना था।